Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए तो बिना कोई देर किए आज हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी विषय पढ़ने जा रहे हैं ना। ये अति संवेदनशील विषय है आज के दौर में, क्योंकि राजनीति को एक ऐसे नज़रिया से देखा जाता है मानो एक प्रकार का यह गाली हो। जैसे आमतौर पर की भाषा में भी सुन सकते होंगे कि राजनीति बतिया था, मतलब राजनीति का जो भावना है हम लोगों के अंदर विकसित जो हो गई है, ये जो आज के नेता और मंत्रीगणों के द्वारा और हमारे घर में भी कुछ जैसे सबके घर में राजनीति एक प्रकार का एक महत्वपूर्ण ही विषय बन गया है, जिसमें छल प्रपंच, साम दाम दंड भेद सब चीज़ का अनिवार्य उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम उस टॉपिक को न छेड़ते हुए हम अपने राजनीति विषय के बारे में, राजनीति एक पॉलिटी एक सब्जेक्ट, उसके विषय के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर। देखिए, जब हम कोई विषय पढ़ते हैं तो उसमें हम किसी भी चैप्टर का नाम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चौथा, तो उसी तरह पॉलिटी में इसको हम भाग के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किताब है RS अग्रवाल फिर RD शर्मा मैथ का बुक, तो जो मैथमेटिक्स का चैप्टर हो गया या फिर कोई भी, तो उसमें हम जो अध्याय की बात करते हैं ना, अध्याय, उसी को हम राजनीति की भाषा में भाग के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या जानते हैं? भाग के नाम से जानते हैं। टोटल इसी तरह हमको उसी तरह भारतीय संविधान में भी टोटल 22 लेसन है। भारतीय संविधान में भी 22 भाग हैं। लेकिन जब हम किसी भी चैप्टर को उसका पढ़ते हैं तो उसमें भी कई ठो, मतलब कि उसमें भी कई को कैटेगरी किया जाता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 का A, चैप्टर नंबर 1.2 ऐसे भी रहता है। उसी तरह इसमें भी हम कई ठो आर्टिकल का बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम हिंदी में अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम आपसे बात करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि भाग संख्या 3, तो भाग संख्या 3 में हम अनुच्छेद कितने से कितने पढ़ेंगे? 12 से 35 तक। तो ऐसे अब हम लोग तो जान चुके हैं कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? टोटल है 22। चलिए शुरुआत किया जाए। भाग संख्या 1। देखिए, जैसे हमने बात किया कि मान लीजिए गणित का किताब, उसमें भाग संख्या जैसे चैप्टर हो गया तो अध्याय को हम भाग संख्या मानते हैं, लेकिन उसमें भी कोई पेज होता है तो पेज को हम आर्टिकल कहते हैं। तो उसी तरह भाग संख्या 1 में हमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो अब हम पढ़ते हैं भाग संख्या 1 का अनुच्छेद 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है कि जो भारत है, राज्यों का क्या है? संघ है। देखिए, भारत राज्यों का संघ है। संघ जो है ना, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। देखिए, एक तो होता है कि फेडरेशन और दूसरा होता है यूनियन। तो अब हम जब आगे पढ़ेंगे कि यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है और को फेडरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन जब भी आपसे कोई पूछे जाएगा ना कि भारत क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है, संघ आप नहीं मारेंगे, क्योंकि संघ उत्तर नहीं हो पाएगा, क्योंकि संघ का 2 मीनिंग होता है, एक तो फेडरेशन, दूसरा यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन है। और किस प्रकार से, चलिए इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, एक होता है को फेडरेशन, इसको कहते हैं परिसंघ। क्या कहते हैं? परिसंघ। दूसरा होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। और तीसरा होता है फेडरेशन। देखिए, फेडरेशन को फेडरेशन में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। फेडरेशन का ही छोटा रूप है को फेडरेशन। फेडरेशन वैसे देश को कहते हैं जिसके राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल में भी, हमारे देश में मौर्य काल में भी इन साम्राज्य के अधीन कई से राज होते थे जो आसानी से टूट सकते थे, उनकी अपनी परिचायिका होती थी। और यूनियन का मतलब होता है कि एक बार जो इसमें शामिल हो गया वो दोबारा उसे निष्कासित नहीं किया जा सकता।
जैसे इंडिया के जितने भी राजा मान लीजिए 28 राजा जो भी, तो वे एक बार अगर सम्मिलित हो गए हैं तो भारत से वे अलग नहीं हो सकते किसी भी प्रकार। किसी भी देश आपसी समझौता करके एक संघ बनाते हैं, जिसे हम जैसे कि मानते हैं कि यूएसएसआर सोवियत संघ, रूस, वही आगे चलकर 15 भागों में टूट गया, उसी में से एक टुकड़ा है रूस। तो ऐसे ऐसे देश मिलकर आपसी समझौता करके एक फेडरेशन बनाते हैं। तो जैसे फीफा क्या है, एक फेडरेशन है। आर्टिकल 2 में हम पढ़ेंगे कि भारत के संसद, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में कि कानपुर में अरे भाई दिल्ली में है। तो जो संसद है ये किसी भी विदेशी राज्य को आपस में मिला सकती है। तो आर्टिकल 2 की हम चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देश है जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत के नज़दीकवा वाले जो चाइना वाले हैं ना, वो तिब्बत को ऐसे मारा ना कि सिक्किम के लोग थे जो डर गए। तो उन्होंने भारत के साथ समझौता किया कि देखिए हमें आपस में मिला लीजिए, नहीं तो हम जान रहेगा तभी जहान है। तो जानता था कि भारत काफ़ी समझदार और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसीलिए वह सिक्किम भारत से 16 मई 1975 को आपसी समझौता के द्वारा शामिल हो गया। कभी सुने होंगे भारत के लोगों को किसी भी प्रकार पर किसी के दबाव में या किसी को जुल्म करते हुए नहीं। हमारे यहाँ क्या है, अतिथि देवो भव। हम यहाँ नागों को भी दूध पिलाया जाता है, नाग पंचमी को नागों को भी दूध। अरे यहाँ तो जो राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य को भी आचार्य का रूप, गुरु का रूप देकर हम लोग पूजा करते हैं। तो ये हम लोग की संस्कृति है, हम लोग किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं हुए हैं। आज सिक्किम कितना डेवलपमेंट कर गया है, आप वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट या फिर टूरिस्ट स्पॉट वगैरह बना गया भारत। अब आज के डेट में अगर हम किसी को भी समझते हैं, सुनते हैं कि सिक्किम एक पहले देश था, लोग कहते हैं सिक्किम एक पहले देश था। देखिए ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 में है कि देखिए संसद को ये अधिकार है कि हमारे देश के जो भी राज्य हैं, वर्तमान राज्य, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें विभाजन कर सकता है या फिर उसका कोई भी खंडित किया टुकड़ा कर सकता है। जैसे कि बिहार का नाम भाजपा राज्य कर सकता है, यूपी का नाम योगी आदित्यनाथ के नाम पर रख सकता है, या फिर जो भी जैसे भी होगा। मान लीजिए कि गुजरात है तो बीजेपी राज कर सकता है। तो ऐसे ऐसे मेरे कहने का एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर राम जानकीपुर कर सकता है, तो ये उसका अधिकार है, वो कर भी सकता है। हमारा जो भारत देश है ना, पहले अफगानिस्तान की सीमा तक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान से म्यांमार तक। सोचिए 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ, किसके द्वारा? डुरंड रेखा का। और यही नहीं, एक 1935 में म्यांमार अलग हुआ, 1935 में म्यांमार रंगो, और 1947 में हमारा कैंसर, अरे वही पाकिस्तान अलग हुआ। तो ऐसे ऐसे हमारे देश विभाजित होते गया। और अंग्रेज जब हमारा आज़ादी कब मिला? 1947 में। और 1947 में अंग्रेज हमको ऐसे गले के मुहाने पर छोड़ गए, अंधेरे गले के, कि हमको पता ही नहीं था कि अब किधर जाना किधर है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने अंग्रेज़ों को ऐसा धो के मारा था कि वो सब अब अंग्रेज शासन करने के लायक न बचे थे। उस समय इंडिया में टोटल 552 रियासतें थीं। उस समय भारत में टोटल 552 रियासतें थीं। रियासतों का बंटवारा अंग्रेज़ों ने इस प्रकार करके गया था कि जिसका मन जो जिससे भी देश में जाकर मिल सकता है। अब हो गया भैया बवाल। 552 में से 549 तो आसानी से आपस में मिल गए, बाकी 3 ठो बवाल खड़ा कर दिए। पहला नंबर था हैदराबाद, वही जो तेलंगाना आज के नाम से जाना जाता है। अब इसके साथ इसके पास बहुत बेशकीमती जवाहरात होने, और उसके बाद भी उसके पास सैनिक ज़्यादा शक्ति थी। अब इस ससुरा का कहना है कि हम जाकर पाकिस्तान से मिलेंगे। अब ये दिक्कत पैदा हो गया। कैसे? अंग्रेजों तो बोले थे जिसका मन जो भी किसी भी देश में जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान न इंटरफेयर करेगा इंडिया के मामले में, और ना ही भारत इंटरफेयर करेगा पाकिस्तान के मामले में। अभी तो कह रहा है कि हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ, वो भी बीचों बीच जो कि देश में पड़ता है। अभी यहाँ हो गया भैया बवाल। लेकिन सरदार पटेल जी यहाँ पर थे, इन्होंने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया? ऑपरेशन पोलो। अब
ये हैदराबाद वाला अपने अब्बा को फ़ोन कर रहा है जिन्ना, अरे अब्बा यहाँ पर आर्मी आ गया है। अब पाकिस्तान वाला फ़ोन किया नेहरू जी को, नेहरू जी फ़ोन किया सरदार जी को, क्या आपने वहाँ पर आर्मी भेजा है? इन्होंने कहा नहीं तो वहाँ पर हमने पुलिस को भेजा है। असल में थी वो आर्मी जो कि पुलिस के ड्रेस में वहाँ पर तैनात थी। अब एक और राज्य था जूनागढ़। यहाँ का राजा को ना ढेर सारे कुत्ते पालने के शौक थे। 100-200 कुत्ता अपने संग में लेकर टहलता करता था, होगा अपना अपना शौक। अब गुजरात में, अब वो तो आ गया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान और भारत का आर्मी सामने सामने हो गया। अब भाई जो है, अब इधर जूनागढ़ अटक गया भरते में। अब कहा कि यहाँ के जो लोग हैं इनसे जनमत संग्रह करवाइए। अब जो भी है, जिसका परिणाम जो भी आएगा, और वहाँ के लोगों ने मतदान किया जो कि भारत के पक्ष में ही आया। इस प्रकार जूनागढ़ भी भारत में सम्मिलित हो गया। और तीसरा राज्य बचा, अब तीसरा रह गया था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उसको पता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अधिकतर मुसलमान हैं, और दूसरी कि यहाँ पर अगर हम कोई विद्रोह होता है तो इसीलिए शेख अब्दुल्ला ने हरी सिंह को लालच दिया। और वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, उनको तो 4 साल में उनका फाइल निपटा देंगे। इस प्रकार अब उस समय मुसलमान आतंकवादी मुजाहिदीन थे। अब बताइए, धर्म का चोला पहना कर उनको भेज दिया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का जो ऊपर वाली एरिया है, ये जो जिसे हम आज पाक के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अस आतंकवादियों ने पूरा हल्का मचाया कि कश्मीर को आधा आधा, मतलब वो ऊपर वाली भाग ले लिए, जो कि आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब इधर का भाग इसने कब्जा कर लिया। अब हरी सिंह घबराते हुए सरदार पटेल के पास आए और बोला कि अब महाराज हमारा जान बचाइए, नहीं तो कश्मीर स्वतंत्र राज्य नहीं रह पाएगा। अब भाई सरदार पटेल कह के कोनो बात नहीं, घबराइए मत। इस प्रकार 26 अक्टूबर 1947 को इसने जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय होने की प्राप्ति पर हस्ताक्षर कर दिया। उस समय वहाँ के ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्होंने लालच भी दिया था कि आइए हम आपको सेना प्रमुख बना देंगे, लेकिन इन्होंने साफ साफ नामंजूर कर दिया कि मेरा जब वैकेंसी आया था, मैं जिसमें भारत में ही सेना में फ़ौज में शामिल हुआ, अब मैं उस देश से गद्दारी नहीं कर सकता। और इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मानी को सौंप दिया गया। और जहाँ तक वो कश्मीर में घुसे थे, तब वहाँ से 1 सेंटीमीटर तक भी वे अंदर नहीं घुस पाए थे, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी को जब तक चार्ज मिला, अगर वो जिंदा रहते हैं थल सेना प्रमुख, आज नहीं लेकिन उस समय थल सेना प्रमुख बने रहते हैं। इस प्रकार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में निलंबित कर दिया गया। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक शेख अब्दुल्ला थे ना, ये दिमाग लगा दिया। अब हरी सिंह से 370 पर हस्ताक्षर भारत से करवाना चाहा, क्योंकि यहाँ का भारत का जो कानून है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। समझ में आ रहा? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अरे उमर अब्दुल्ला के दादा। अब समझ में आ गया कौन शुरू से किस पर राज करते आ रहा है। यही सब है राजनीति।